सब्सक्राइब कीजिए एफ स्टडी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न को हल करेंगे। पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 13.1 के सभी क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर वो वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है। अब ये प्रतिलोम अनुपात क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब है जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, या कह सकते हैं कि जब एक चीज घटती है तो दूसरी चीज बढ़ती है, मतलब एक दूसरे के उल्टे चलते हैं, तो वो होता है प्रतिलोम अनुपात में। और एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष अनुपात में क्या होगा? जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज घटेगी तो दूसरी चीज भी घटेगी। तो यहां पर हमें यह बताना है कि प्रतिलोम अनुपात में है या नहीं। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसमें दिया गया है कि किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या, किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। मतलब एक तो हमारे पास में समय है, एक व्यक्तियों की संख्या, दो चीज है। अगर कोई काम को करते हैं और उस काम में मान लेते हैं कि अगर 2 व्यक्ति उस काम को 3 दिन में करते हैं, अगर व्यक्तियों की संख्या को बढ़ा दें तो क्या होगा? अगर 2 व्यक्ति 3 दिन में करते हैं, अगर वहां पर 5 व्यक्ति हो जाए या 6 व्यक्ति हो जाए तो वो काम है 2 दिन से पहले हो जाएगा, मतलब उसमें समय कम लगेगा। तो अगर व्यक्तियों की संख्या को बढ़ाएंगे तो समय लगेगा कम, और व्यक्तियों की संख्या को घटाएंगे तो समय लगेगा ज्यादा, मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं। संख्या बढ़ाने पर, व्यक्तियों की संख्या बढ़ाने पर समय कम लगता है, तो ये बढ़ रही है तो समय कम हो रहा है। अगर व्यक्तियों की संख्या को कम करेंगे तो समय बढ़ेगा, मतलब वो काम करने में, पूरा करने में उस काम को ज्यादा समय लगेगा। तो एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसका मतलब पहला क्वेश्चन है वो प्रतिलोम अनुपात का है, यानी कि इसमें क्या होगा? प्रतिलोम अनुपात होगा, क्योंकि एक चीज बढ़ती है तो दूसरी चीज घटती है, तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है कि एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और तय दूरी। समय और दूरी में क्या संबंध है? तो यहां पर देखिए, मान लीजिए कार लेके हम कहीं पर जाते हैं और जो दूरी है मान लेते हैं वो अगर 10 किलोमीटर की है तो कार को समय 1 घंटा लगता है। मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर की दूरी में समय कितना लगेगा? 1 घंटा। अगर दूरी 20 किलोमीटर होगी तो समय भी ज्यादा लगेगा, अगर दूरी 30 किलोमीटर होगी तो समय भी उससे ज्यादा लगेगा। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ समय भी बढ़ता है, तो मतलब दूरी भी बढ़ेगी तो समय भी बढ़ेगा। तो ये हो गया प्रत्यक्ष अनुपात, क्योंकि इसमें एक चीज बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, या एक चीज घटेगी तो दूसरी भी घटेगी। तो यहां पर दूरी बढ़ने के साथ साथ समय बढ़ेगा, दूरी जितनी कम होगी समय भी उतना कम लगेगा, तो ये प्रत्यक्ष अनुपात है। चलिए इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है कि खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल। मान लीजिए एक खेत है और उस खेत में काटी गई फसल, तो दो चीजें यहां पर, एक तो भूमि का क्षेत्रफल और एक काटी गई फसल। अगर आपका खेत छोटा है तो उसमें फसल भी कम काटी जाएगी, अगर खेत बड़ा है तो फसल भी ज्यादा काटनी पड़ेगी। जितना बड़ा खेत होगा फसल उतनी ही ज्यादा काटनी पड़ेगी, और जितना छोटा खेत होगा उतनी ही फसल है वो कम काटनी पड़ेगी। मतलब क्षेत्रफल के साथ साथ फसल भी ज्यादा हो रही है, और क्षेत्रफल अगर कम होगा तो फसल भी कम काटनी पड़ेगी। तो ये भी क्या है? प्रत्यक्ष अनुपात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल, दो चीजें हैं, समय और चाल। अगर हम किसी भी वाहन की चाल को, मान लीजिए 60 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं तो उसमें 1 घंटा लगता है, अगर उसी चाल को हम बढ़ा देंगे तो समय कितना कम लगेगा। मान लीजिए हमें कहीं पर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, हमें 10 किलोमीटर जाना है। अगर हम बाइक से जाते हैं और 60 की स्पीड से चलते हैं तो 10 किलोमीटर जाने में हम ये मान लेते हैं कि हमें 20 मिनट लगते हैं। अगर हम बाइक की स्पीड को बढ़ा दें, मतलब कि उसे 80 कर दें या उसे 100 की स्पीड से चलाएं, तो हमें समय कम लगेगा, 20 मिनट की बजाय कम समय लगेगा हमें। तो स्पीड चाल बढ़ाने से समय कम हो रहा है, जितनी स्पीड से चलाएंगे गाड़ी को उतना ही समय कम लगेगा, और जितना धीरे चलाएंगे उतना ही समय ज्यादा लगेगा। तो चाल बढ़ाने से समय कम होता है और चाल घटाने से समय बढ़ता है, तो एक दूसरे के उल्टे हो गए। यहां पर प्रतिलोम अनुपात है। तो बस इसी चीज को आपको समझना है। 5वां क्वेश्चन है कि किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। देखिए, देश में अगर जनसंख्या बढ़ेगी
तो प्रति व्यक्ति मतलब एक व्यक्ति के भूमि का क्षेत्रफल कितना होगा, तो जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी क्षेत्रफल उतना ही कम होता जाएगा, क्योंकि पॉपुलेशन जितनी बढ़ेगी तो क्षेत्रफल तो कम होना ही है। और जनसंख्या जितनी कम होगी एक व्यक्ति को भूमि का क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जनसंख्या कम होने से जो भूमि है वो तो उतनी रहेगी, लेकिन जनसंख्या कम होगी तो उससे एक व्यक्ति को भूमि का क्षेत्रफल ज़्यादा मिलेगा। और जनसंख्या बढ़ने से इतना अगर एक व्यक्ति को मिलता है, अगर वहीं पर जनसंख्या बढ़ा दे तो उस व्यक्ति को कितना मिलेगा, मान लीजिए इसका आधा भाग मिलेगा, तो कम ही तो हो गया क्षेत्रफल यहाँ पर। तो जनसंख्या बढ़ने से क्षेत्रफल कम होता है और जनसंख्या कम होने से क्षेत्रफल बढ़ता है। तो ये भी क्या हो गया, प्रतिलोम अनुपात हो गया। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में आपको प्रतिलोम अनुपात देखना है कि कौन से क्वेश्चन में प्रतिलोम अनुपात है और बाकी के जो रह गए हैं उनमें प्रत्यक्ष अनुपात हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें दिया गया है कि एक टेलीविजन गेम शो में 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं मतलब जीतने वाले को समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। तो अनुक्रमानुपाती का मतलब हो गया प्रत्यक्ष अनुपात और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है प्रतिलोम अनुपात। तो यहां पर देखिए, अगर कितनी राशि बांटनी है, 1 लाख रुपए की राशि है, अगर जो जीतेगा उसे 1 लाख रुपए मिलेगा। तो अब 1 लाख रुपए कितनों को मिलेगा, तो अगर जीतने वाला एक आदमी होगा तो उसे पूरा 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर जीतने वाले 2 लोग होंगे, अगर 2 जीतने वाले होंगे तो दोनों को 50,000 हजार रुपए मिलेंगे। अगर जीतने वाले 4 होंगे तो उनको कितने मिलेंगे, 25,000 हजार रुपए मिलेंगे। अगर जीतने वाले 5 होंगे तो उनको कितना मिलेगा, फिर 1 लाख में 5 का भाग दे देंगे। अगर विजेता 8 होंगे मतलब 8 लोग जीतते हैं तो 1 लाख रुपए को 8 भागों में बांटना पड़ेगा। अगर 10 लोग जीतते हैं मतलब कि 10 विजेता है तो 1 लाख रुपए को 10 जगह पे बांटना होगा। अगर 20 विजेता होंगे, जीतने वाले लोग अगर 20 है तो 1 लाख रुपए को 20 जगह पे बांटना होगा। तो इस तरह से हमें सारणी को पूरा करना है। तो चलिए मैं आपको ये सारणी बता देता हूं किस तरह से हल करनी है। और यहां पर जो अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है तो वो तो ये पता चलता है कि अगर जीतने वाला 1 है तो 1 लाख रुपए, जीतने वाले 2 है तो 50, मतलब जितनी ज्यादा विजेताओं की संख्या बढ़ती जाएगी पुरस्कार की राशि कम होती जाएगी। तो यहां पर व्युत्क्रमानुपाती होगा, मतलब कि प्रतिलोम अनुपात होगा, क्योंकि जितने ज्यादा विजेता होंगे पुरस्कार की राशि उतनी ही कम होती जाएगी। तो यहां पर प्रतिलोम अनुपात हो जाता है। और ये सारणी किस तरह से हल करनी है वो मैं आपको बता देता हूं, ये कंप्लीट जो खाने हैं इसमें वो कैसे बनने हैं। अब देखिए सारणी को कंप्लीट कैसे करना है कि विजेताओं की संख्या, अगर जीतने वाला 1 है, विजेता की संख्या अगर 1 है तो उसको पूरा का पूरा 1 लाख रुपए दिया जाएगा। अगर 2 लोग जीतते हैं तो उनको 50,000 हजार रुपए दिए जाएंगे। अगर 4 विजेता होंगे तो 1 लाख को 4 भागों में बांटना पड़ेगा। तो 1 लाख में अगर हम 4 का भाग देते हैं, इसमें अगर 4 का भाग देते हैं तो आएगा 25,000, यह आ जाएगा 25,000। तो अगर 4 विजेता होंगे तो एक विजेता को 25,000 रुपए मिलेंगे। अगर विजेता 5 होंगे तो 1 लाख में 5 का भाग दे दो, कितना आएगा, 20,000 आएगा। तो ये आ गया 20,000। अगर जीतने वाले 8 हैं तो 1 लाख के अंदर 1 लाख में 8 का भाग देंगे, तो 1 लाख में 8 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12,500। तो मतलब एक विजेता को 12,500 रुपए मिलेंगे। इस तरह से 8 विजेताओं में बांटी जाएगी। तो जीतने वाले 8 होंगे तो एक को कितना मिलेगा, 12,500 रुपए मिलेंगे। अगर विजेता 10 होंगे तो 1 लाख के 10 भाग कितने होते हैं, 10,000 होते हैं। तो मतलब एक विजेता को 10,000 रुपए की राशि मिलेगी। अगर जीतने वाले 20 विजेता है तो 1 लाख रुपए को 20 जगह में बांटना होगा। 20 लोगों में बांटेंगे तो एक विजेता को कितना रुपए मिलेगा, मतलब कि पुरस्कार की राशि मिलेगी, तो वो मिलेगी 5,000। एक को 5,000 रुपए की राशि मिलेगी। तो इस तरह से आपको सारणी को कंप्लीट करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें दिया है कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। एक पहिया बनाएगा किससे, तिलियों से बना रहा है या मान ले से डंडों से बना रहा है। वह समान तिलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हो। मतलब 2 तिल्ली के बीच में जो कोण रहेगा, ये कोण ये आपस में बराबर रहेगा, चाहे तिल्ली कितनी लगाए, इनके सभी के बीच में कोण है वो बराबर है। इस तरह से ये बता रहा है। तो इनके बीच में ये कोण है वो सभी बराबर रहेगा। तो ये चीज इसमें बताइए कि कोण बराबर है। आगे देखिए, आगे इसमें लिखा है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। यहां पर एक सारणी दी गई है, सारणी हमें कंप्लीट करनी है। तो पहले तो हम सारणी को कंप्लीट करते हैं। तीलियों की संख्या
और क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, मतलब जितनी तीलियों की संख्या लगेगी तो उनके बीच में कोण है वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर रहमान है, तीलियों से पहिया बनाता है। अब जो पहिया होता है वो एक वृत्त होता है और वृत्त का जो कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। अब पहियों के बीच में जो क्रमागत तीलियां लगाई गई है वो कितनी है, अगर तीलियां 4 है तो 360 में 4 का भाग दे दो तो कितना आएगा, एक कोण 90 डिग्री आएगा। अगर तीलियां 6 है तो 360 में 6 का भाग दे दो तो कोण कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अगर क्रमागत तीलियां पहियों के बीच में जो तीलियां लगती है, अगर तीलियां 8 है तो 360 में 8 का भाग दे दो। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो मैं आपको कंप्लीट इसका तरीका बता देता हूँ। देखिए 360 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो 8 चौक 32 हो जाएंगे और ये रह जाएगा 4 और 0 और ये आ जाएगा 5, 40 में जाएगा 5 बार 45 डिग्री। तो यहाँ पर कोण कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। अगर तीलियों की संख्या 10 है तो कोण होता है 360 डिग्री का वृत्त का। तीलियों की संख्या 10 है तो 10 का भाग दे दो, 0 से 0 कट जाएगा तो 36 डिग्री कोण आ जाएगा। ये कोण कितना आएगा, 36 डिग्री का। अगर तीलियों की संख्या 12 है तो 360 में 12 का भाग दे दो, 12 का भाग 36 में जाएगा 3 बार और 0 का 0, यानी कोण आ जाएगा 30 डिग्री का। तो इस तरह से सभी कोण ज्ञात करने हैं दो क्रमागत तीलियों के बीच में। यहाँ पे लिखा हुआ क्रमागत तीलियों के एक युग्म के बीच का कोण, मतलब अगर वो पहिया इस तरह से बनाता है, उसमें जितने भी तीली लगाता है तो दो तीलियों के बीच का कोण निकालना, मतलब ये एक तीली ये दो, इनके ये बीच में कितना कोण आएगा। अब इसमें तीलियां कितनी हैं, इसमें कितनी तीली लगाई गई है, उन तीलियों का भाग देते जाएंगे 360 में, तो दो तीलियों के बीच का कोण आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारणी को पूरा करना है। अब इसने आगे क्या लिखा, आगे लिखा है प्रश्न नंबर 1, क्या तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। तो हम देख लेते हैं, अगर तीलियां 4 है तो कोण 90 है और तीलियां 6 हो गई तो कोण कितना हो गया, 60 हो गया। मतलब तीलियों की संख्या बढ़ती जाएगी, कोण कम होता जाएगा, तो ये प्रतिलोम अनुपात में है। तो इसमें लिखना है हाँ, ये प्रतिलोम अनुपात में है, क्योंकि तीलियों की संख्या बढ़ेगी तो कोण कम होगा, तो इसका मतलब प्रतिलोम समानुपात है। चलिए सेकंड क्वेश्चन दिया है कि 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। अगर तीलियों की संख्या 15 है, कितनी है 15, तो 360 में हम भाग दे देंगे 15 का। तो 360 में 15 का अगर भाग देंगे तो 15 दूनी 30 हो जाएंगे और 6 60 में जाएगा 4 बार, तो कितना आ जाएगा, कोण आ जाएगा 24 डिग्री, ये आ जाएगा इसका कोण। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं कि यदि क्रमागत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 है तो तीलियों की संख्या ज्ञात करो। अब देखिए कोण दिया गया है तो तीलियों की संख्या कितनी होगी, तो फिर से हम 360 डिग्री में कोण का भाग दे देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा और 36 में 4 का भाग 9 बार जाएगा, तो तीलियों की संख्या आ जाएगी 9। अब देखिए मैंने आपको सीधा तरीका बता दिया। अगर आपको हल करना है तो मान लेते हैं कि सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा कि 15 तीलियां हो तो इनके बीच का कोण कितना होगा। तो पहले तो ये देखना है, जब 4 तीलियां थी तो कोण 90 डिग्री का था, तो यहाँ पर एक तरफ तो हम लिख देंगे तीलियों की संख्या इस तरह से लिख देना, और एक तरफ लिख देंगे हम कोण, ये लिख देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि तीलियों की संख्या जब 4 थी तो कोण 90 डिग्री था। अब यहाँ पर इसने दिया है कि तीलियों की संख्या 15 है, यहाँ पर तीलियों की संख्या कितनी है 15 है, तो कोण कितने डिग्री का आएगा। तो तीलियों की संख्या 4 थी तो कोण 90 डिग्री था। तो यहाँ से देखिए ये 4 और 15, तो ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे तीर का निशान लगाना है। इसमें बड़ी संख्या 15 है, छोटी संख्या 4 है, तो तीर का निशान इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पर कैसे लगाएंगे, 4 तीलियां थी तो 90 डिग्री का कोण था, और तीलियों की संख्या अगर 15 है तो कोण तो कम ही आना है, क्योंकि जितनी तीलियां बढ़ेगी कोण उतना ही कम होता जाएगा। तो इसका मतलब ये कोण कम होगा, ये कोण ज़्यादा है, तो इस तरह से तीर का निशान लगाएंगे। तो ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। इस स्थिति में हम लिखेंगे 4/15, ये लिखेंगे, तो 4/15, क्योंकि तीर का निशान ऐसे है नीचे की तरफ, तो 4/15। इसमें ऊपर की तरफ है तो x/90 लिखना है, तो बराबर में लिखेंगे x/90। अब देखिए x को 15 से गुणा करेंगे 15x आ जाएगा, और 90 को 4 से गुणा करेंगे तो 90 × 4, तो x का मान आ जाएगा 90 × 4/15। 15 का भाग 90 में जाएगा 6 बार, और 6 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 24 डिग्री इसका कोण आ जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को हल करना है। तो मैंने आपको हल करने का तरीका बता दिया है।
तो इसमें बाकी 3 क्वेश्चन थे, मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बता दिए। इसमें 40 डिग्री कोण है तो हम 360 में 40 का भाग दे देंगे, तो तीलियों की संख्या आ जाएगी 9। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि किसी डिब्बे की मिठाई को, एक डब्बा है उसके अंदर मिठाई है, उस मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए। बच्चे कितने हमारे पास में 24 है, उन बच्चों में वो मिठाई बांटनी है। तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयाँ मिलती है, मतलब एक बच्चे को 5 मिठाई मिलेगी। यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी आ जाए, 4 की कमी का मतलब है पहले 24 बच्चे थे, अब 4 बच्चे कम हो जाएंगे तो बच्चे कितने रहेंगे 20। अगर 20 बच्चे हो जाएं तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयाँ मिलेगी। हमें पता है जब बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो मिठाइयाँ एक बच्चे को 5 मिलती है, और बच्चों की संख्या अगर कम हो जाएगी तो एक बच्चे को मिठाई भी ज़्यादा मिलेगी। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए इसको हल करने का तरीका ये है, एक तरफ हमारे पास में बच्चे हैं और दूसरी तरफ मिठाई है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक तरफ तो है बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या, और दूसरी तरफ हमारे पास में है मिठाई, यहाँ पे लिख देंगे मिठाई। दो चीज़ें हैं। चलिए बच्चों की संख्या जब 24 थी तो एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है, एक बच्चे को कितनी मिल रही है 5। अब बच्चों की संख्या में 4 की कमी आ जाए, मतलब कि बच्चे हो गए 20, तो मिठाई कितनी मिलेगी, तो उसको x मान लेंगे। तो देखिए ये 24 है, ये 20 है, तो तीर का निशान लगाना है ऐसे 20 से 24 की तरफ, क्योंकि छोटी से बड़ी संख्या की तरफ। तो यहाँ पर कैसे लगेगा, 24 बच्चों में एक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है, तो बच्चों की संख्या अगर कम होगी तो मिठाइयाँ ज़्यादा मिलेगी एक बच्चे को, तो मतलब ऐसे तीर का निशान लगाना है। तो ये प्रतिलोम की स्थिति, प्रतिलोम जो अनुपात है उसकी स्थिति हो गई। अब प्रतिलोम अनुपात में क्या करना है, देखिए 20 से 24 की तरफ चलना है, 20/24 ऐसे लिखेंगे, 20/24, और बराबर में ये आ जाएगा ऊपर से नीचे की तरफ 5/x, 5/x। अब इसको हल करेंगे तो वज्र गुणा कर लेंगे, 20 को x से गुणा किया 20x आ गया, बराबर में 5 को 24 से गुणा किया 24 गुणा में 5 आ गया। अब 20 ये भाग में आ जाएगा तो x बराबर 24 गुणा में 5 और बटे में 20। 5 का भाग 20 में जाएगा 4 बार, और 4 का भाग 24 में जाएगा 6 बार, मतलब एक बच्चे को 6 मिठाई मिलेगी। तो इस तरह से हल करना है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए, देखिए पशु कितने हैं 20, के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। तो भोजन कितने दिन का है, 6 दिन का। तो हम लिखेंगे, एक तरफ तो लिखेंगे पशु, मतलब कि पशुओं की संख्या, और दूसरी तरफ लिखेंगे पर्याप्त भोजन, यहां पर लिख देंगे पर्याप्त भोजन। कितने दिन का पर्याप्त भोजन है वो लिख देंगे। तो अगर पशुओं की संख्या 20 है, कितने पशु है 20 पशु है, तो भोजन कितने दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, 6 दिन ये चलेगा। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए, तो पहले तो 20 थे, अब 10 और आ जाएंगे तो पशु कितने हो जाएंगे 30। तो अब भोजन कितने दिन तक चलेगा, मतलब कि कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे हम x। अब हमें पता है कि अगर 20 पशु के लिए 6 दिन का भोजन है तो 30 पशु के लिए भोजन कम होगा, क्योंकि पशु ज़्यादा होंगे उतना ही भोजन जल्दी खाया जाएगा, मतलब कि दिन कम हो जाएंगे, तो यहाँ पर दिन आएंगे कम। तो ये देखिए 20 से 30, तो तीर का निशान ऐसे लगाना है, और यहाँ पर ये x इसका मान कम आएगा, क्योंकि पशु ज़्यादा होंगे तो दिन कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से तीर का निशान लगाना है, छोटी से बड़ी की तरफ। तो ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। तो हम लिखेंगे 20/30, ये लिख देंगे 20/30, और बराबर में ये आ जाएगा x/6, x/6। वज्र गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 30x, और बराबर में इसको इससे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 20 गुणा में 6, और x बराबर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा x बराबर में 20 गुणा 6/30। 0 से 0 कट जाएगा, 3 का भाग इसमें जाएगा 2 बार, 2 को 2 से गुणा कर देंगे तो वो भोजन कितने दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा, अगर पशु की संख्या 30 होगी तो। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें लिखा है कि एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जस मंदिर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। तो एक तरफ तो व्यक्ति हो गए और एक तरफ दिन हो गई। तो यहाँ पर एक तरफ तो हम लिख देंगे व्यक्ति और एक तरफ हम लिख देंगे दिन, ये लिख देंगे। तो इसने लिखा है
कि तार लगाने का जो कार्य है वो 3 व्यक्ति 4 दिन में करते हैं। 3 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 4 दिन में करेंगे। यदि वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति को इस काम पर लगाता है, अगर व्यक्तियों की संख्या 4 हो जाएगी तो काम तो हमारा जल्दी ही होगा। तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो हमें पता है 3 व्यक्ति अगर 4 दिन में करते हैं तो व्यक्तियों की जैसी संख्या बढ़ेगी तो काम जल्दी होगा, मतलब यहाँ पर दिनों की संख्या कम आएगी। तो दिनों की संख्या कम आएगी तो हम तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। ऊपर 4 है, ये बड़ी संख्या होगी क्योंकि ये तो दिन की संख्या यहाँ पर कम आएगी। ये 3 और 4 है तो तीर का निशान ऐसे लगाएंगे। ये प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। इस स्थिति में हम लिखेंगे 3/4, यह आ जाएगा 3/4 और बराबर में यहाँ पर लिखेंगे x/4, तो ये आएगा x/4। तो 4 से 4 कट गया, x का मान आ जाएगा 3। मतलब कि अगर व्यक्तियों की संख्या 4 होगी तो वो काम 3 दिन में पूरा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है। तो बक्से कितने हैं? 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। एक बक्से में कितनी बोतलें हैं? 12 बोतलें। यदि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बक्स में 20 बोतलें हो तो कितने बक्स भरे जाएंगे? तो यहां पर देखिए बक्सों की संख्या कितनी है? 25। तो एक तरफ तो हमारे पास में हो जाएगी बक्सों की संख्या, हम ये लिख देंगे। तो बक्सों की संख्या अगर 25 है तो प्रत्येक बक्से में कितनी बोतलें हैं? 12 बोतलें। तो एक तरफ हम लिख देंगे बोतलों की संख्या, ये लिख देंगे। तो बोतलों की संख्या कितनी है? 12। और आगे इसने लिखा है कि इसी बैच की बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें रख दे। अगर एक बक्से में 20 बोतल होगी तो बक्सों की संख्या कितनी होगी, मतलब कितने बक्से भरे जाएंगे? तो यहां पर देखिए अगर बोतलों के एक बक्से में 12 बोतल है तो 25 बक्से भरे जाते हैं। अगर एक बक्से में 20 बोतल रखेंगे तो बक्सों की संख्या कम होगी, क्योंकि एक बक्से में अगर बोतल ज़्यादा रखी जाएगी तो यहाँ से बक्सों की संख्या कम हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x लिख देंगे। तो ये तीर का निशान ऐसे लगेगा और यहाँ पर भी तीर का निशान इस तरह से लगेगा। सॉरी, यहाँ पर देखिए ये बक्सों की संख्या कम होगी तो इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ लगेगा, छोटी से बड़ी की तरफ, तो ऊपर की तरफ लगेगा। और यहाँ पर 12 से 20 है तो इस तरह से लगेगा। प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है तो हम लिखेंगे x/25, यहाँ पर लिखना है x/25 और बराबर यहाँ पर लिखना है 12/20, 12/20। अब x को 20 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 20x और 12 को 25 से गुणा करेंगे तो 12 गुणा में 25। हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 12 गुणा में 25 और बट्टे में 20। 5 का अगर भाग देंगे तो इसमें जाएगा 5 बार और इसमें जाएगा 4 बार। 4 का भाग 12 में जाएगा 3 बार। 3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 15। तो x का मान कितना आएगा? 15। मतलब कि बक्सों की संख्या कितनी होगी? 15 बक्से भरे जाएंगे। अगर एक बक्से में 20 बोतल रखेंगे तो 15 बक्से भरे जाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 7 हल करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है इसका कि एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। मतलब जो 42 मशीनें हैं वो उन वस्तुओं को कितने दिन में बनाती हैं? 63 दिन में बनाती है। आगे लिखा है उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। अगर देखिए 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीन चाहिए, 63 दिन में बनाने के लिए अगर 42 मशीन चाहिए तो 54 दिन में बनाने के लिए, मतलब कि यहाँ पर 63 दिन थे, यहाँ पर 54 दिन है, तो जल्दी बनाने के लिए मशीन भी हमें ज़्यादा चाहिए, क्योंकि 42 मशीन अगर 63 दिन में बनाती है तो 54 दिन में कितनी मशीनें बनाएंगे। तो हमें ये तो पता चलता ही है कि अगर 54 दिन में बनाना है, मतलब कि जल्दी बनाना है, तो मशीनों की संख्या भी ज़्यादा होगी यहाँ पर। तो चलिए एक तरफ हमारे पास में दिन है, दूसरी तरफ मशीन है। अब देखिए एक तरफ हमने लिखा दिन, दूसरी तरफ लिखी मशीन। मतलब जो वस्तु बनानी है 42 मशीन 63 दिन में बनाती है, तो 54 दिन में अगर उन वस्तुओं को बनाना है, मतलब कि 63 दिन से पहले बनाना है, मतलब जल्दी बनाना है, तो जल्दी बनाना है तो मशीन भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर मशीनों की संख्या, अब यहाँ पर देखिए ये 63 है, ये 54 है, तो ये कम छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, तो तीर का निशान ऐसे लगाना है।
अब यहाँ पर हमें पता है कि मशीनों की जो संख्या है वो ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा होगी तो तीर का निशान ऐसे लगेगा। प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी, तो इसमें हम लिखेंगे 54/63, ये लिखेंगे 54/63 बराबर में यहाँ पर हम लिखेंगे 42/x, यह आ जाएगा 42/x। या अब इनको वज्र गुणा कर लेंगे ऐसे, तो x को 54 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 54x बराबर 42 को 63 से गुणा करेंगे तो ये 42 गुणा 63 आ जाएगा, और x बराबर आ जाएगा 42 गुणा में आ जाएगा 63 और इसके बट्टे में आ जाएगा 54। तो 6 का भाग इसमें हम देंगे तो 9 बार जाएगा, और 6 का भाग इसमें देंगे तो 7 बार जाएगा, और 9 का भाग 63 में जाएगा 7 बार। 7 को जब 7 से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 49। मतलब हमें 54 दिन में वस्तुएं बनानी है तो हमें 49 मशीनों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह से हल करना है आपको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर, देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है। अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी तो उसे समय कम लगेगा। हमें तो यही पता है कि 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब एक घंटे में 60 किलोमीटर अगर निकालती है तो उसे 2 घंटे का समय लगता है। और एक घंटे में अगर 80 किलोमीटर की दूरी तय करेगी तो उसे समय कम लगेगा, क्योंकि वो दूरी ज़्यादा निकालेगी तो समय कम लगेगा। तो एक तरफ हमारे पास में चाल है, दूसरी तरफ हमारे पास में समय है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो देखिए हम इस तरह से लिखेंगे चाल और समय। एक तरफ है चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय कितना लगेगा 2 घंटे, और चाल को बढ़ा दिया जाए तो समय लगेगा कम। समय कम लगेगा तो तीर का निशान ऐसे लगाएंगे, और यहाँ पर तीर का निशान ऐसे लगाएंगे छोटी सी बड़ी की तरफ, और यहाँ पर 60 से 80 है तो तीर का निशान ऐसे लगेगा। ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो प्रतिलोम अनुपात हो जाएगा। और इसमें हम लिखेंगे 60/80, यह आ जाएगा 60/80, और बराबर में x/2 आ जाएगा, यह आ गया x/2। ये 0 से 0 काट देंगे तो अब गुणा कर लेंगे। x को 8 से गुणा किया, यह आ गया 8x, और 6 को 2 से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 12। तो x बराबर आ जाएगा 12/8। अब इसमें भाग दे सकते हैं 4 का, तो 4 का अगर भाग देंगे तो इसमें जाएगा 3 बार और इसमें जाएगा 2 बार। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो आएगा 1.5 घंटे, इतना समय लगेगा। मतलब कि 2 घंटे से तो कम ही लगेगा, तो समय x का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो समय कम लगेगा इसमें, तो 1.5 घंटे का समय लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसने दिया है कि 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो देखिए 2 व्यक्ति खिड़की कितने दिन में लगाते हैं, 3 दिन में लगाते हैं। इसमें 2 प्रश्न दिए गए हैं, दोनों को हल करेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ हम लिख देंगे व्यक्तियों की संख्या हो गई, और दूसरी तरफ हो जाएगा दिन, ये हो जाएगा। तो देखिए 2 व्यक्ति होंगे तो कितने दिन में काम करते हैं, 3 दिन में, 3 दिन लगाते हैं 2 व्यक्ति। प्रश्न नंबर 1 का हल करते हैं कि कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। पहले 2 व्यक्ति थे, एक व्यक्ति बीमार पड़ गया तो व्यक्ति रहा एक व्यक्ति रहेगा। अब एक व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो 2 व्यक्ति अगर 3 दिन में करते हैं तो एक व्यक्ति को ज़्यादा समय लगेगा, मतलब ज़्यादा दिन लगेंगे, तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो अब यह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने मान लिया x। तो ये देखिए 2 और ये 1 है, तो तीर का निशान ऐसे लगेगा 1 से 2 की तरफ, छोटी सी बड़ी की तरफ, और यहाँ पर व्यक्ति 1 हो जाएगा तो दिन ज़्यादा लगेंगे, तो ये इस तरह से तीर का निशान लगेगा। प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी, तो हम लिखेंगे 1/2, यह आ जाएगा 1/2, और बराबर में यह आ जाएगा 3/x, 3/x। x को 1 से गुणा करेंगे x आ जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, मतलब कि 6 दिन लगेंगे, एक आदमी को 6 दिन लगेंगे। तो ये तो हो गया इसका पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हल करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया गया है कि एक ही दिन में खिड़कियां लगवाने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। अगर उस काम को एक दिन में कराना है तो हमें व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ दिन है। इसने दिया कि 2 जो व्यक्ति है वो 3 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो अगर हमें एक दिन में काम करवाना है, दिन कितना है, एक दिन में काम करवाना है, तो व्यक्तियों की संख्या ज़्यादा लेनी पड़ेगी।
व्यक्ति अगर ज़्यादा होंगे तभी वो काम एक दिन में हो सकता है, मतलब 2 से ज़्यादा हो तभी हो सकता है। तो कितना होगा? तो व्यक्तियों की संख्या अगर ज़्यादा होगी इसका मतलब तीर का निशान ऐसे लगेगा और यहाँ पर इस तरह से लगेगा, प्रतिलोम अनुपात हो गया। तो हम लिखेंगे 2/x, ये आ गया 2/x बराबर, ये आएगा 1/3, 1/3, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ, तो 1/3 गुणा कर लेंगे। x को 1 से गुणा किया x आ गया और 3 को 2 से गुणा किया ये आ गया 6, मतलब कि 6 व्यक्ति की आवश्यकता होगी। चलिए आपको लास्ट क्वेश्चन और बताता हूँ। इसका लास्ट क्वेश्चन है 13.2 का। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कलांश होते हैं। 45 मिनट और कलांश कितने हैं? 8 कलांश। तो एक तरफ तो मिनट है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक तरफ तो मिनट है और दूसरी तरफ हमारे पास में कालांश है, ये हो जाएगा। तो 45 मिनट और कलांश कितने हैं? 8। एक कलांश में 45 मिनट है और कलांश कितने हैं? 8 है। यह कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है, स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कलांश हो। अगर कलांश की संख्या 9 होगी तो प्रत्येक कलांश में कितने समय का होगा, प्रत्येक जो कलांश है वो कितने समय का होगा। मतलब जो घंटे आते हैं स्कूल में, एक टीचर आता है 45 मिनट पढ़ाता है, दूसरा टीचर आता है 45 मिनट पढ़ाता है, तो इस तरह से 8 कालांश होते हैं। टोटल जो घंटे होते हैं वो 8 होते हैं, मतलब कि कालांश होते हैं, पीरियड होते हैं जैसे अलग अलग। तो उसी तरह से अगर वो कालांश 9 कर दिए जाएं, अगर कालांश 9 कर दिए जाएं तो हमें पता है कि जो टाइम है वो कम हो जाएगा, क्योंकि कालांश 8 है तो 45 मिनट का टाइम है और कालांश बढ़ा दिए जाएंगे तो टाइम, एक जो कालांश है उसका टाइम कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x मान लेते हैं। तो टाइम कम होगा तो तीर का निशान हम लगाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ, क्योंकि ये कम होगा तो ये ज़्यादा है। यहाँ पर ये छोटी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, तो तीर का निशान ऐसे लगेगा। प्रतिलोम अनुपात की स्थिति होगी तो x/45 लिखेंगे, x/45 बराबर में 8/9, 8/9 आ जाएगा। तो ये हल करेंगे तो ये आ जाएगा 9x और 8 को 45 से गुणा करेंगे तो 45 गुणा 8 और x बराबर आ जाएगा 45 गुणा में 8 और बट्टे में आ जाएगा 9। 9 का भाग जाता है 5 बार और 5 को 8 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 40, मतलब कि जो एक कलांश होगा वो 40 मिनट का हो जाएगा। अगर 8 की जगह 9 कलांश कर देंगे तो एक कलांश में टाइम कितना होगा? फिर 40 मिनट ही दिया जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसको हल करना है। ये लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो इस वीडियो में मैंने आपको 13.2 के 11 सवाल समझा दिए हैं किस तरह से आपको हल करने हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी इसके बारे में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।